Hello students, welcome back. This is another video of chapter 15 that is our environment. ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज 10% लॉ. ठीक है, उस पर मैंने आपको बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क एंड दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, इसमें क्या है, इन अ गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फूड ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल. तो इस जो आपके फूड चेन है इसके अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कौन सा है. तो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो स्नेक विल बी द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और इसके पास एनर्जी कितनी है, 5 किलो जूल. ठीक है, नेक्स्ट क्या था, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा ये. ठीक है, इसमें ये पूछा था मैंने आपसे कि एनर्जी कितनी अवेलेबल है प्रोड्यूसर लेवल पे. तो आप इस फूड चेन को देखिए बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसमें प्रोड्यूसर कौन है, दैट इज ग्रास. ठीक है, अब देखो 5 जो 5 किलो जूल एनर्जी है किसके पास, स्नेक के पास, दैट इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, उसका अगर कितना करना पड़ेगा, हमें 10% और ऐड करना पड़ेगा किसके लिए, फ्रॉग के लिए, दैट इज 50. ठीक है, इसका वो 10% ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 500 और इसका और 10% ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 5000 किलो जूल. ठीक है, समझ में आया. मैंने आपको क्या बताया था कल कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो कितना परसेंट होता है, दैट इज ओनली 10%. ठीक है, इसके अंदर आपको सेम करना था, क्या करना था, रिवर्स में जाना था. ठीक है, मैंने आपको समझाया कैसे था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि सपोज ग्रास के पास इतनी एनर्जी है तो ग्रास ऊपर के पास कितनी होगी, देन फ्रॉग के पास कितनी परसेंट आएगी, देन स्नेक के पास कितनी परसेंट आएगी. ठीक है, तो इसके अंदर सेम प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या करना था, सिर्फ उल्टा वापस रिवर्स में जाना था. ठीक है, कि जब अगर 5 किलो जूल एनर्जी है तो इसको 10% इसमें ऐड करना था, दैट इज 50 के अंदर हम 10% और ऐड करेंगे, दैट इज 500 और 500 के अंदर अगर हम 10% और ऐड करेंगे दैट विल बी 5000 किलो जूल. तो आपके नीचे ऑप्शंस थे, इनके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन डी. ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी प्रॉब्लम थी ये. ओके, नेक्स्ट करते हैं हम अब इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक, दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, आपको पता है कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है. वो डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूटेंट्स है वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं और पॉल्यूशन के क्या है, कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो नाउ डेज हम फेस कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस. ठीक है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, प्लस हमारी जो एक्टिविटी है वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है. ठीक है, कि हमारे बीच में क्या इंटरेक्शन है, एक ह्यूमन के बीच में और एक पॉपुलेशन के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में. ठीक है, पॉपुलेशन अगर कुछ कर रही है, कुछ लोग कर रहे हैं तो वो क्या, उसका एनवायरमेंट पे असर हो रहा है, एनवायरमेंट कुछ कर रहा है तो वो क्या, लोगों पे असर हो रहा है. ठीक है, this lead to the slow degradation of the environment that arose many environmental problems. ठीक है, इसके कारण क्या है, एनवायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड हो गया है, जिसके कारण क्या है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अरोज हो चुकी हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है एंड वेस्ट डिस्पोजल की क्या सबसे ज्यादा मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज हो रही है. ठीक है, तो हम ये तीनों प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के साथ. ठीक है, ओजोन क्या होती है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज O3. ठीक है, जैसे आप ऑक्सीजन को लिखते हैं, ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से, तो ओजोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से. ओके, ओजोन लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ये कहाँ मिलती है, ओजोन लेयर हमें स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर. कहाँ मिल रही है हमें ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर कितने किलोमीटर तक, 12 to 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल. ठीक है, सी लेवल से 12 से 50 किलोमीटर ऊपर तक हमें क्या मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर मिलती है. वहां पे क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज ओजोनोस्फेयर और इस रीजन को क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर बोलते हैं. ओजोन इज डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल पे ओजोन क्या है, डेडली पॉइजनस है. ठीक है, अब आप कहोगे मैम ओजोन बनती कैसे है, O3 फॉर्मूला कैसे बना, तो देखिए
ओजोन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसके अंदर फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। कैसे? सबसे पहले आपका ऑक्सीजन है O2, वो डिप्लीट हो जाएगा किसके अंदर? नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, कि इनके दोनों के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे किसके प्रेजेंस में? यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में, ठीक है। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में क्या करेगा? ऑक्सीजन है वो डिप्लीट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। तो अब अपर एटमोस्फेयर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्लस ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ के क्या बना देते हैं? O3, दैट इज ओजोन, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस O3, दैट इज ओजोन, ठीक है। ओजोन का हमारे लिए फंक्शन क्या है? Ozone layer is a protective blanket around Earth which absorb most of the harmful UV radiation from the sun, ठीक है। सन से क्या है, कुछ हार्मफुल यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, वो क्या करती हैं? ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करती हैं, और जो हमारे जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं उन सबको क्या कर लेती हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। Thus, protecting the living being of the earth from the health hazard like skin cancer, cataract in eyes, weakened immune system, destruction of plants, etc. ठीक है, तो क्या करता है? जो आपके लिविंग बींग्स प्रेजेंट है अर्थ पे, उनको बचाता है किस चीज से? स्किन के कैंसर से, आईज में कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, उस चीज से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक होने से बचाता है, और क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रक्शन मतलब उनको खत्म होने से भी क्या है? बचाता है। कौन? ओजोन लेयर। इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए क्या है? यूजफुल है, ठीक है। ये मैंने आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ इसमें ओजोन से रिलेटेड आपके हर कॉन्सेप्ट का आंसर मिलेगा। ओजोन क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, कैसे बनती है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या हो सकता है, ओजोन लेयर का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, और ओजोन लेयर के कारण आगे फ्यूचर कौन कौन सी सब्सटेंस है जो ओजोन को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रही हैं, और उसको डिप्लीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। इन सब के आंसर मिलेंगे आपको सिर्फ इस एक टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा ओजोन लेयर क्या है, कैसे बनती है, अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो हमारे लिए क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस in Antarctica was first discovered in 1985 and was termed as ozone hole, ठीक है। ये सपोज करो एक लेयर है, ये धीरे धीरे की क्या थी? बहुत ज्यादा थिक थी, एक मोटी लेयर थी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या हुआ? वहां पे होल हो गया है, छेद हो गया है, किसके कारण? ज्यादा हम क्या करते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया? ओजोन के अंदर होल हो गया। अब ओजोन के अंदर होल हो गया तो इस होल से होते हुए सन की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो अर्थ पे क्या है? आ रही हैं, ठीक है। ये सबसे पहले डिस्कवर कहाँ हुआ था? एंटार्क्टिका में। कब? 1985 में, और उसको क्या नाम दिया गया? ओजोन होल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या ओडीएस। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए बच्चे। ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। क्या क्या है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFCs, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरीन, ठीक है। ये सब सब्सटेंस क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जो ओजोन को क्या है? धीरे धीरे डिप्लीट कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रियोन, विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स एंड also in fire extinguisher cause ozone depletion in the upper atmosphere, ठीक है। एक और आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट इज फ्रियोन। फ्रियोन कहाँ यूज होता है? रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, जो आपका फ्रिज होता है घर पे उसमें यूज होता है एज अ कूलिंग एजेंट, ठीक है। प्लस वो क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर में, जो जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो यंत्र होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उनके अंदर भी क्या फ्रियोन का यूज किया जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है? ओजोन को धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है, कहाँ पे? अपर एटमॉस्फेयर में। देन क्या हुआ? इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स UNEP, ठीक है, सक्सीडेड इन फॉरगॉजिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स बाय ऑल कंट्रीज, ठीक है।
फिर क्या किया गया, जब 1985 में पता चला कि ओजोन होल हो रहा है, फिर सारे जो देश हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर क्या किया गया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन है उसको फ्रीज कर देंगे, उसको हम कम कर देंगे, उसको हम बहुत ज्यादा लेवल पे रिड्यूस कर देंगे। तो कितने लेवल पे रिड्यूस करने की बात हुई थी, 1986 लेवल तक, ठीक है, बाय ऑल कंट्रीज, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इसके बाद आपके ओजोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो फूड सब्सटेंस है उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस हैं लाइक पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, वो सब क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव होते हैं, प्लस वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। वो बात मैंने आपको पहले बताई थी, वही उसी चीज की एक्सप्लेनेशन है जिसको हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, ठीक है। देखिए, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हर लेवल पे कुछ ना कुछ जो आपका पेस्टिसाइड है, हार्मफुल केमिकल्स है, वो एक्यूमुलेट्स हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई होना मतलब किसी चीज के अमाउंट को बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीज हो जाना। सपोज ग्रास जब लेवल है, एक एग्जांपल हम देखते हैं, ग्रास प्रोड्यूसर्स लेवल पे वहां पे क्या है, 10 ppm है, डीडीटी प्रेजेंट है, ठीक है। डीडीटी क्या है, पेस्टिसाइड्स, और पीपीएम क्या है, यूनिट है मेजर करने की, जिसकी फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, कि 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट, सिर्फ 10, इतना प्रेजेंट है किसमें, ग्रास में। जब सेम घास को किसने खाया, डियर ने, तो नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे कितनी इंक्रीज होगी, 200 तक। और घास को जब डियर को खाया लॉयन ने, तब कितना हो गया, 5000 ppm। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब फूड का ट्रांसफर हो रहा है, तो साथ क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द एनिमल बॉडीज। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके बॉडीज में क्या है, इस सब का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था गार्बेज डिस्पोजल। ओके, गार्बेज क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस। इसके अंदर आपके सॉलिड सब्सटेंस भी आ सकते हैं, ठीक है। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, कुछ भी, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक, सॉलिड, सब कुछ आ सकते हैं, ठीक है। देखिए उन सब का डिस्पोजल कैसे होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइजिंग डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट और गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरिया, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही है, तो वहां पे क्या है, लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और उससे क्या क्रिएट हो रहा है, वेस्ट क्रिएट हो रहा है, गार्बेज क्रिएट हो रहा है, और जिसकी उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसका एक सही तरीके से उसको मैनेज करना की सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम हो चुकी है। कहाँ पे, स्पेशली इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी डन इन अ साइंटिफिक वे, ठीक है। जो डिस्पोजल है, जो आपका सब्सटेंस है, वेस्ट सब्सटेंस है, उसका मैनेजमेंट करना एक साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। कैसे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, द मेथड टू बी यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वेस्ट, ठीक है। कि कौन से वेस्ट सब्सटेंस के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, किस पे डिपेंड करता है कि जो आपका वेस्ट सब्सटेंस है उसका नेचर है वो कैसा है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर, ठीक है। ये कई बार पेपर के अंदर आ जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं, देखिए। सबसे पहले है इंक्रीनेशन। इंक्रीनेशन में क्या होता है, बर्निंग ऑफ वेस्ट ऑन अ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश इज कॉल्ड एज इंक्रीनेशन, ठीक है। एक बड़ा सा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इंक्रीनेटर, ठीक है। इंक्रीनेटर मतलब आप बॉक्स समझ लो, ठीक है, एक डब्बा समझ लो, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, डब्बा है, जिसका नाम है इंक्रीनेटर। और उसके अंदर क्या, हम जितना भी हमारा वेस्ट सब्सटेंस है उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे, और उसके अंदर क्या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे कि सारा सब्सटेंस क्या है, सारी चीजें क्या है, वेस्ट सब्सटेंस है, वो जल के बिल्कुल क्या हो जाए, राख हो जाए। ऐश का मतलब क्या होता है, राख हो जाना,
ठीक है, अब समझ में आया इंक्रीनेशन प्रोसेस क्या होता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन इंक्रीनेटर, ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, किस आपके ऑपरेटर्स में होता है, दैट इज इंक्रीनेटर के अंदर होता है, ठीक है। इंक्रीनेशन इज यूज टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेस्ट, इन सब के लिए क्या है, इंक्रीनेशन प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग मतलब एक खुला सा स्थान है जहाँ पे क्या है, सॉलिड वेस्ट को एक सेलेक्टेड एरिया के अंदर जाके छोड़ाते हैं, ठीक है, जिससे कारण क्या है, अब एक्चुअली में ज्यादा पॉल्यूशन है वो हो रहा है, ठीक है। अ कन्वेंशनल मेथड इन विच द सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड इन सेलेक्टेड एरिया ऑफ अ टाउन, इट एक्चुअली कॉज पॉल्यूशन, ठीक है। कि एक सेलेक्टेड एरिया बना दिया, जैसे एक शहर के अंदर एक पर्टिकुलर इलाका है, वहां पे जितने भी सॉलिड वेस्ट है वहां पे जाओ और छोड़ के आ जाओ बस, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन डंपिंग। ओके, नेक्स्ट है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में कैसे होता है, वेस्ट आर डंप्ड इन द लो लिविंग एरिया एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद अ बुलडोजर, ठीक है। उसको क्या करते हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो नीचे होते हैं, ठीक है, दबे होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, जो नीचे दबे हुए इलाके हैं वहां पे इकट्ठे कर देते हैं सारे वेस्ट को, फिर उसको क्या करते हैं, लेवल कर देते हैं, बराबर समतल बना देते हैं, किसकी हेल्प से, बुलडोजर की हेल्प से, ठीक है, कि वो क्या है, लैंड के अंदर फिल हो जाएंगे धीरे धीरे। बट इसका भी हार्मफुल इफेक्ट है क्या, कि ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग आप लोग 9th में भी पढ़ के आए हो, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। इसके अंदर क्या है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको फिल कर देते हैं कंपोस्ट पिट के अंदर, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी होनी चाहिए, 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। इट इज देन कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, उसके बाद क्या है, एक सॉइल के ऊपर थिन लेयर बिछा देते हैं। आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, और 3 मंथ के बाद कितने दिन हो गए, 90 डेज, ठीक है। After about 3 months, the same garbage filled inside the pit changes into organic manure, ठीक है। उस गड्ढे के अंदर हमने जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाले थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट अब लास्ट मेथड है दैट इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब जो आपके सब्सटेंस है उसको आप दोबारा से यूज कर लो, ठीक है। देखिए रिसाइकलिंग में क्या है, द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट है उसको क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या है, कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उस चीज का। दिस मटेरियल्स आर देन यूज्ड टू मेक न्यू आइटम्स, उससे क्या है, नई आइटम बनाई जा सकती हैं। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक मेटल कैन बी रिसाइकिल्ड, ठीक है। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ये सब चीजें भी क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकिल कर सकते हैं और उससे क्या है, दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मेथड से आपके किसी चीज के गार्बेज डिस्पोजल के, ये बहुत बार पेपर के अंदर आ भी जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है अवर एनवायरमेंट वो हो जाता है खत्म। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.